हाय वेलकम बैक। इस वीडियो में ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन के बारे में बात करूंगा। इसका बिजनेस क्या है। ये बेसिकली सीएनसी मशीन्स बनाती है। सीएनसी मशीन क्या होती है? कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स होती है जो बेसिकली मेटल को कट ड्रिल अलग अलग शेप देने की ऑटोमेटिक मशीन्स होती है। ये मशीन्स बेसिकली फाइनल प्रोडक्ट्स नहीं बनाती, बट फाइनल प्रोडक्ट बनाने वाली मशीन्स या फिर जो फाइनल प्रोडक्ट्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको बनाने वाली मशीन होती है। इन मशीन्स को बेसिकली मदर ऑफ ऑल मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स भी बोलते हैं। अगर इसके डॉक्यूमेंट्स में पीपीटी खोलें तो इस तरीके की ये मशीन हो सकती है और अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स और कंपोनेंट्स कट करके ड्रिल करके मोल्ड करके जैसे भी बनाती है, जो कि एयर स्पेस, ईएमएस, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, जनरल इंजीनियरिंग में कहीं भी वो कंपोनेंट्स यूज हो सकते हैं। आगे देखें तो ऑर्डर बुक में सबसे ज्यादा एयरोस्पेस और डिफेंस में, जनरल इंजीनियरिंग, ऑटो कंपोनेंट्स, ईएमएस में। तो बेसिकली ज्योति सीएनसी मशीन बनाता है जो फिर अपने क्लाइंट्स कस्टमर्स की फैक्ट्रीज में उनको सप्लाई करता है, जहां पे वो क्लाइंट्स और कस्टमर्स अपनी फैक्ट्री में अलग अलग कंपोनेंट्स बनाते हैं। जैसे कि एयरोस्पेस में हो सकता है कोई एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी है तो उसको एरोप्लेन बनाने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स लगते हैं और वो सारे कंपोनेंट्स बार बार बनाने के लिए सीएनसी मशीन का यूज होता है, तो वो सीएनसी मशीन खरीदते हैं। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में कोई कंपनी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनाती है तो वो सीएनसी मशीन खरीदेगी वहां पे अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। कोई ऑटो मैन्युफैक्चरिंग या फिर ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है, वो अपने कंपोनेंट्स बनाने के लिए, क्योंकि बल्क में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो वो सीएनसी मशीन खरीदते हैं। सो बेसिकली ये कैपिटल गुड है। ये डायरेक्ट कस्टमर को ना सेल करके कंपनीज को सेल करते हैं, जहां पे फिर कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स बनाती है इन मशीन से। तो ये मोटा मोटी इसका बिजनेस है। और अगर कंपनी की हिस्ट्री देखें तो 1989 से ये बिजनेस कर रही है और सीएनसी मशीन्स में लीडिंग मैन्युफैक्चरर है और वर्ल्ड वाइड सप्लाई करती है। और फॉरेन में भी इनकी सब्सिडीज है, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और टर्की में। और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी 2 प्लांट्स राजकोट में और एक फ्रांस में। और 200 अलग अलग टाइप की प्रोडक्ट वेरिएंट्स मशीन जो अलग अलग 200 टाइप के प्रोडक्ट्स बना सकती है, उतनी टाइप की मशीन है इनके पास। और 1,40,000 प्लस मशीन इंस्टॉल्ड अक्रॉस द ग्लोब, मतलब 1,40,000 मशीन्स आज तक ये लोग डिलीवर कर चुके हैं, सप्लाई कर चुके हैं, जहां पे इनके कस्टमर्स अपनी फैक्ट्रीज में उन मशीन से प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो इससे सिर्फ वन टाइम रेवेन्यू तो इनका आता ही है, साथ ही साथ अगर इन मशीन्स में जो रिपेयर, मेंटेनेंस या स्पेयर पार्ट्स की जो फ्यूचर में रिक्वायरमेंट्स होती है उनसे भी रिकरिंग रेवेन्यू आता है थोड़ा बहुत। तो ये काफी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी इतनी ज्यादा नंबर ऑफ मशीन्स सप्लाई कर चुकी है और एक ठीक ठाक बेस की कंपनी है। और आज की डेट में एक साल में लगभग इनकी 6,000 मशीन मैन्युफैक्चरिंग करने की कैपेसिटी है साल भर में, जो कि ये बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग क्या, ऑलरेडी बढ़ा रहे हैं बहुत बड़े नंबर से। वो आगे वाली स्लाइड में दिया होगा। अगर नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो ये इनका R&D सेंटर है जहां पे रिसर्च डेवलपमेंट में भी अच्छा खासा करते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो ये प्लांट्स दिखाए और उसके बाद किस किस टाइप्स की मशीन बनाते हैं। एंट्री लेवल मशीन से लेके हाई एंड मशीन्स बनाते हैं और 5 एक्सिस मशीन्स भी बनाते हैं, जो कि ज्यादा प्रॉफिटेबल है 3 एक्सिस मशीन से। 3 एक्सिस मशीन क्या होती है? वैसी मशीन्स जो बेसिकली 3 साइड में मूव करके फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, XYZ, और 3 डायरेक्शन में, मतलब मशीन्स मूव करके प्रोडक्ट्स बना सकती है। तो ये बहुत ही कॉमन है, काफी कंपनीज बनाती हैं। बट जो 5 एक्सिस मशीन्स हैं उसके लिए अच्छी खासी टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी चाहिए। ये XYZ के अलावा 2 डायरेक्शन में और मूव करके फाइनल प्रोडक्ट बनाती हैं, या तो रोटेट भी कर सकती हैं या फिर टिल्ट करके भी फाइनल प्रोडक्ट बनाती हैं। अगर चेक करें 5 एक्सिस मशीन सीएनसी मशीन एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर देखें तो सपोज करो ये 5 एक्सिस मशीन है, तो ये इस फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए XYZ तीनों डायरेक्शन में जा सकती है, साथ ही साथ रोटेट करके भी और टिल्ट होके भी, जैसे ये हुई है उस तरीके से भी फाइनल एंड प्रोडक्ट जिस तरीके का बनाना है इसमें ज्यादा कस्टमाइजेशन और फ्रीली बना सकते हैं। तो इसमें ही कंपनी का जो है ज्यादा हायर मार्जिन है और ज्यादा प्रॉफिट इसी से कमाते हैं। इसमें मार्जिन हाई होने के साथ साथ कॉम्पिटिशन भी कम है। और इन मशीन का सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है एयरोस्पेस में। आज की डेट में इनका सबसे ज्यादा, अगर ऑर्डर बुक देखें तो जैसा हमने देखा पीछे, सबसे ज्यादा ऑर्डर बुक का साइज जो है 38% एयरोस्पेस और डिफेंस से ही है। और वहीं पे सबसे ज्यादा 5 एक्सिस सीएनसी मशीन्स का यूज होता है, क्योंकि वहीं पे एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन चाहिए, कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक्स और एडवांस मशीनिंग की जरूरत सबसे ज्यादा एयरोस्पेस और डिफेंस में ही होती है। तो जो कंपनीज एयरोस्पेस और डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं उनको ये सीएनसी मशीन सप्लाई करते
होते हैं, जैसे HAL हो गया, महिंद्रा, टाटा मोटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज, रेलवे प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी। और ये सेक्टर अभी सबको पता है कि अभी तो धीरे धीरे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो रही है। इन सारे सेक्टर में जितने भी हैं ये सारे ग्रोइंग सेक्टर हैं। तो आने वाले टाइम में इन सेक्टर में तो CNC मशीन्स की डिमांड ज्यादा से ज्यादा लगनी ही है। सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल एंड गैस, हेल्थ केयर, पंप वॉल्स, पावर, एग्रीकल्चर, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो ग्रो नहीं करेगा। सब में मेक इन इंडिया मुहिम के चलते मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ने ही वाली है। और कंपनी अगर आने वाली स्लाइड में देखें इनकी, तो ये सारे यहाँ पे इनके क्लाइंट्स हैं जिनको ये सप्लाई करते हैं। HAL, टाटा एडवांस सिस्टम्स, एयरबस, महिंद्रा, टाइटन, गोदरेज, बोस, सोनालिका, GNA, ये सारी कंपनीज। और अगर आने वाली स्लाइड में देखें तो आगे का प्लान कंपनी का क्या है। कंपनी बोल रही है कि ये अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं और अभी सितंबर 2026 आने वाले 3-4 महीने में लगभग 10,000 की कैपेसिटी और बढ़ा रहे हैं, जिससे साल की 6,000 के बजाय 16,000 करोड़ की 16,000 पर एनम मशीन्स कर पाएंगे साल भर में। और ये इतना ज्यादा क्यों कर रहे हैं, कैपेसिटी सडनली क्यों बढ़ा रहा है। कोई भी मैनेजमेंट अपनी कैपेसिटी क्यों बढ़ाएगा जब उसको साफ साफ पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है। अगर कंपनी की कॉन कॉल में देखें, फाइनेंशियल ईयर 26 में डिमांड बहुत ज्यादा थी बट एग्जीक्यूशन वाज कॉन्स्टेंट बाय कैपेसिटी। तो क्योंकि इनकी 6,000 मशीन की ही मैन्युफैक्चरिंग करने की कैपेसिटी थी और 100% पीक पे वो चल रही थी, जिसकी वजह से इनके पास ऑर्डर होने के बावजूद भी ये मैन्युफैक्चर नहीं कर पाए। क्यों? Q4 में अकेले इन्होंने 1760 मशीन डिलीवर करी है और साल भर में 5500 मशीन्स डिलीवर करी हैं फाइनेंशियल ईयर 26 में। और इसीलिए अभी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, सीधा 6,000 से 3 गुना लगभग कर रहे हैं, 2.5 से 3 गुना के बीच में कर रहे हैं, जो कि Q2 के एंड तक, तो जो कि Q3 से इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट्स में दिखने लगेगा। और ये सब डिमांड आ कहां से रही है? एरोस्पेस, डिफेंस, ऑटो कंपोनेंट्स, जनरल इंजीनियरिंग और EMS सब सेक्टर से आ रही है। EMS में तो अभी PLI स्कीम के चलते ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और अभी सेमीकंडक्टर प्लांट्स जैसे और लगेंगे, तो उन सब में भी मशीन्स का यूज होएगा। और अभी जो थोड़ा बहुत इनका स्टॉक प्राइस नीचे आया हुआ है, कुछ अकाउंटिंग एरर की वजह से इनका 67 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कम हुआ है, जिसके चलते नेगेटिव सेंटीमेंट हो गया है। बट वो मेरे हिसाब से उतनी बड़ी बात नहीं है, उसी के चलते स्टॉक प्राइस में थोड़ा प्रेशर है, बट जो कि टेम्पररी है और इतना बड़ा इशू नहीं है। क्योंकि ये अगर अभी भी हम लोग सर्च करें कि हाउ मच ऑफ CNC मशीन्स आर इम्पोर्टेड इन इंडिया इन परसेंटेज, तो आज की डेट में भी लगभग 45 से 50% के आसपास की मशीन्स इंडिया में इंपोर्ट होती हैं। तो अभी तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग भी ग्रो होने वाली है और साथ ही साथ इंपोर्ट भी कम करने की कोशिश करेगा इंडिया, तो जिससे कि दोनों तरीके से जो इंडिया में मैन्युफैक्चर करती है ज्योति CNC, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है, उसको साफ साफ बेनिफिट मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म में तो ये सेक्टर ग्रोइंग है ही, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आगे वाली स्लाइड्स में देखें तो यहाँ पे दिया भी हुआ है जो ग्लोबल मशीन की इंडस्ट्री है, ये इंडिया फिलहाल 6% ही कंज्यूम करता है जितनी वर्ल्ड में मशीन्स बनती है। नंबर 1 पे चाइना है 41%, नंबर 2 पे USA, नंबर 3 पे जर्मनी और नंबर 6 पे, नंबर 4 पे 6% पे इंडिया। जबकि प्रोड्यूस करने में इंडिया है नंबर 10th पे, 2% ही सिर्फ प्रोड्यूस करता है। तो जितना इंडिया का कंजम्पशन है उससे कहीं कम प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले तो ये सेक्टर जो ग्रो करेगा सिर्फ इंडिया के लिए ही ग्रो कर सकता है, क्योंकि जितनी भी मशीन्स बनेगी ज्यादा से ज्यादा इंडिया में ही खपत हो सकती है उनकी। और जब ग्लोबली भी सप्लाई करेगा, जैसे ये ज्योति CNC भी ग्लोबली सप्लाई करती है, तो और ज्यादा डिमांड अपनी बढ़ा सकता है, सप्लाई अपनी बढ़ा सकता है। और सप्लाई की ही दिक्कत आ रही है, अभी डिमांड में कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि मैनेजमेंट बोल रही है कि डिमांड के ऑर्डर्स बहुत हैं बट सप्लाई नहीं कर पा रही, उसके चलते इन्होंने अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। तो ये सेक्टर में बहुत बुलिश हूं मैं और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट स्लाइड पे देखें तो साफ साफ कंपनी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ऑलरेडी, ग्रोथ ड्राइवर्स क्या रहेंगे? इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इंडिया में ऑलरेडी कम है, पर कैपिटा बेसिस पे वर्ल्ड से बहुत ज्यादा कम है इलेक्ट्रिकल व्हीकल, और वैसे भी 4 व्हीलर व्हीकल्स भी नॉर्मल पेट्रोल डीजल वाले। तो इन सब की ग्रोथ तो आने वाले टाइम में बढ़नी ही है। सेमीकंडक्टर अभी स्टार्ट ही हुआ इंडिया में, इसकी भी ग्रोथ बढ़नी है। EMS भी ग्रो करने वाला है और डिफेंस एरोस्पेस भी ग्रो करने वाला है ड्यू टू इंक्रीज इन एरोस्पेस एंड डिफेंस स्पेंडिंग्स ग्लोबली ड्यू टू जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस, मॉडर्नाइजेशन एंड इंक्रीज स्पेंडिंग बजट्स। द potential CNC machines demand for EMS industry in India is over 1 lakh machines within the span of next 5 years। आने वाले 5 साल में इतनी और ज्यादा मशीन्स की रिक्वायरमेंट होंगी
तो हर तरीके से सेक्टर ग्रोइंग है। और नेक्स्ट स्लाइड्स में देखें तो आगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दी गई है बस। तो कंपनी की अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स screener.in पे देखें तो इन्वेस्टर सेक्शंस में जाएं तो कंपनी को लगभग अभी 2-2.5 साल हुआ है लिस्ट हुए। प्रमोटर के पास एज इट इज है और पब्लिक के पास अभी 14-48, तो लगभग 10% के आसपास ही पब्लिक के पास है, जो कि ठीक है। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखें तो कोई इश्यू नहीं है। और बैलेंस शीट में देखें तो अभी कंपनी के फिक्स्ड एसेट लगभग डबल के आसपास कर लिए हैं कंपनी ने, जो कि हमने देखा अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है, जिसके चलते कंपनी की थोड़ी बोरोइंग बढ़ चुकी है। 500 से लगभग 900 के आसपास हो चुकी है। बट जो कि आने वाले टाइम में 1 साल का भी 350 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है। तो जैसे कैपेसिटी बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, तो 1-2 साल में कंपनी अपनी डेट पे भी कर सकती है। और हमेशा से डेट पहले बहुत हाई रही है लिस्टिंग के पहले से। लिस्टिंग के बाद से इनके पास पैसा आया तो अपना पैसा ग्रो किया और डेट कम करी। उसके बाद अभी फिर से अपना पैसा तो ग्रो किया है, थोड़ी डेट बढ़ गई है बट जो कि जस्टिफाइड है बिकॉज अपनी कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो लिस्टिंग कब हुई थी, अगर चार्ट में देखें तो 20 जनवरी 24 के आसपास लिस्टिंग हुई थी, यानी कि जिस साल लिस्ट हुई उस साल 1300 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था और सेल्स थी और 150 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी। तब से अभी तक 70-80% का रेवेन्यू इंक्रीज हो गया और नेट प्रॉफिट तो डबल हो चुका है। हालांकि इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी की सेल्स ज्यादा ग्रो नहीं कर पाई है, प्रॉफिट भी ज्यादा ग्रो नहीं कर पाया। क्योंकि कैसे ग्रो करेगा, क्योंकि कंपनी अपनी पीक कैपेसिटी पे मशीन्स डिलीवर कर रही थी और डिमांड तो थी बट इनके पास कैपेसिटी नहीं थी मैन्युफैक्चर करने की, तो सेल्स और प्रॉफिट इस वजह से नहीं बढ़ा। बट जैसे ही नई मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी स्टार्ट हो जाएगी तो सेल्स आराम से डबल कर चुके होंगी, क्योंकि कैपेसिटी ही लगभग 2.5 गुना हो रही है, 6000 से 16000। इसके बाद अगर इसके कुछ मैट्रिक्स देखें, ऑल टाइम हाई से 55% डाउन है शेयर। थोड़ी सी डेट ज्यादा है, उसी की वजह से हो सकता है थोड़ी प्लेजिंग परसेंट भी है 15 के आसपास। आरओसी कंपनी का बहुत अच्छा है, 20% से ज्यादा। स्टॉक का पी अगर देखें तो हिस्टोरिकल पी से लिस्टिंग पे तो बहुत हाई वैल्यूएशन थी 380 के आसपास का, अभी लगभग 45-46 के आसपास चल रहा है। अगर कंपनी का शेयर चार्ट देखें तो 2024 जनवरी में लिस्ट हुई थी और लिस्टिंग के बाद लगातार ऊपर गई और लगभग 5 महीने में ही 3.5-4 गुना के आसपास पैसा किया। और उस टाइम पे सेल्स 1300 करोड़ की थी और 150 करोड़ का प्रॉफिट था। और उस साल में 322 करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी, जो कि अभी डबल से भी ज्यादा हो गई। और अभी 80 टाइम्स प्रॉफिट भी, सेल्स भी बढ़ गई और डबल प्रॉफिट भी हो गया। और स्टॉक प्राइस ऊपर से नीचे आ गया, फिर लिस्टिंग प्राइस से सिर्फ 65-66% ऊपर ही चल रहा है बस। तो मेरा मानना है कि जब जून 24 के आसपास कंपनी को इतनी वैल्यूएशन देने के लिए तैयार थे लोग, 1500 का शेयर प्राइस, उसके बाद दिसंबर 24 के आसपास फिर से उतनी ही वैल्यूएशन देने को तैयार थे। और सितंबर 2024 के आसपास जब से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ उसके बाद थोड़ा ऊपर गया, बट तब से ये भी नीचे आ रहा है लगातार। और सितंबर 24 से अभी तक लगभग 2 साल होने वाले हैं, 42-3% डाउन है। और ऑल टाइम हाई जो कि जून 24 में बनाया था तब से तो अभी तक 2 साल हो चुके हैं और 55% के आसपास डाउन है। तो मेरा मानना है कि जब तब से अभी तक कंपनी में रेवेन्यू डबल भी कर लिया है, प्रॉफिट भी डबल कर लिया है और अभी इस सेक्टर में डिमांड भी है और कंपनी के पास ऑर्डर्स भी हैं और इनकी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कम थी, उसको भी इन्होंने बढ़ा लिया है। तो आने वाले टाइम में भी प्रॉफिट बढ़ने वाला है इनका और रेवेन्यू बढ़ने वाला है। और साथ ही साथ ये सेक्टर भी ऐसा है कि अगर 5-10 साल भी देखें तो ओवरऑल ग्रो ही करेगा। और साथ ही साथ ये लीडिंग कंपनी भी है, जितनी भी 2-4 लिस्टेड कंपनी है, इसके अलावा एक LMW करके है, तो वो तो सिर्फ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग की CNC मशीन्स बनाती है और वो भी इससे छोटी है। तो ये वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है इंडिया में, जितनी भी लिस्टेड है 1-2-4 ही। ऑफलाइन भी जो लिस्टेड नहीं है वो भी ज्यादा कंपनीज नहीं है, क्योंकि मेनली इंडिया अभी भी इम्पोर्ट ही कराता है मशीन। चाइना से, जापान से, US से, यूरोप वगैरह से मशीन्स थोड़ी बहुत इंपोर्ट होती हैं। तो ये आने वाले टाइम में हो सकता है वन ऑफ दी सबसे ज्यादा मार्केट शेयर ग्रैब करने वाली कंपनी बन सकती है इंडिया में। फिलहाल तो मेरी थीसिस इसमें सिर्फ इतनी सी है कि जो 2 साल पहले इसको वैल्यूएशन देने को तैयार थे और अभी जब प्रॉफिट रेवेन्यू डबल हो चुका है और आने वाले टाइम में भी डबल के चांसेस हैं और सेक्टर भी ग्रोइंग है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि करंट प्राइस से फिर से वहां तक तो जाए एटलीस्ट 112% के आसपास। नेगेटिव पॉइंट क्या है? नेगेटिव पॉइंट ये है कि कैपेसिटी के लिए डेट बढ़ा दी है, डेट के लिए थोड़ा प्लेजिंग करी है, बट रिस्क तो हर जगह ही है। फिलहाल तो रिस्क से ज्यादा मुझे इसमें अपॉर्चुनिटी लग रही है, इसलिए मैंने आप सब लोगों के साथ ये स्टॉक शेयर किया है। अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, ये इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, तो आप क्या सोचते हो इस स्टॉक के बारे में कमेंट्स में जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।